नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ताइवान और चाइना का मामला अटक गया है और स्थिति ये हुई है कि अब सबकी नज़रें चीन पे टिकी हुई हैं कि बड़ी बड़ी धमकी देने के बाद आके दिखाना मेरे मोहल्ले में, और वो मोहल्ले में आ भी गई और चली भी गई। और तुम हो बहुत बड़े दादा उस इलाके के, और अब दादा हो और आपने दे दी धमकी कि बॉस मेरे मोहल्ले में आके दिखाना। अब आके चली जाए और दादा कुछ ना करें तो दादा को कौन पूछेगा? जाहिर सी बात है। अब दादा को टेंशन होगी, रात को नींद नहीं आ रही है, बेइज्जती हो गई है। अब कैसे बचने का, ये एक बड़ा सवाल जिसमें चीन के सारे ब्रेन लगे हुए हैं कि कैसे इस बेइज्जती का बदला लिया जाए। अब दिक्कत ये हो रही है कि जिसके साथ मुकाबला है वो भी भाई साहब अपने इलाके का बड़ा वाला गुंडा है। तो अब उस बड़े गुंडे के सामने अपनी नाक को कैसे बचाना है, चीन का सबसे बड़ा संकट यही है। और जब आप इस संकट पे बात करते हैं तो इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पंचायत है दुनिया की। भाई आदमी कहेगा कि गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी, ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ों को मिला के आज अपन इसी पे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या होने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो कर लें। फेसबुक पर भी इस चैनल को बहुत पसंद किया जाता है और वहाँ पे 50 करोड़ के आसपास व्यूज़ करीब 2-3 महीने पहले हो गए थे। अभी मैंने उसका चेक भी नहीं किया। बड़ा मसला ये है कि अब ये जो मूंछ का सवाल हो गया है, दादा शी जिनपिंग जो इलाके के बहुत बड़े हैकड़ अपने आप को समझते थे, किसी के भी घर में जाके बाल्टी लगाते थे, किसी की हिम्मत हो किसी के नल के नीचे बाल्टी लगा दें। हमारे यहाँ लद्दाख वद्दाख में सेना घुसा देते थे, कहीं पे भी घुस के गाँव बना लेते हैं। हमारे मोदी काका जो है वो कहते हैं नहीं नहीं चलो अपना दोस्त है करके इज़्ज़त बचाते रहते हैं। अब हुआ ये है कि वहाँ पे जो ताइवान एक जगह है उसके बगल में 160 किलोमीटर दूर दादा के इलाके के बगल वाला इलाका है। वहाँ का जो फुंतरू है वो भी दादा को बहुत आग दिखा रहा है। अब दादा कह रहा है तेरी चटनी बना दूंगा, लेकिन वो जो है ना उसकी सेटिंग किससे है? अमेरिका से। तो अब इस सरलीकरण की भाषा से थोड़ा सा इस भाषा से बाहर आए हैं तो ताइवान पे अब चीन का विकल्प क्या बचा है? क्योंकि चीन ने धमकी दी। हमने आपने सबने देखा कि किस तरह से चीन ने सरेआम धमकी ही नहीं दी, उसको बाकायदा पब्लिसाइज भी किया गया। 2-2.25 घंटे की बातचीत में, 2 घंटे 17 मिनट की बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति से चीन का राष्ट्रपति खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है और कह रहा आग से मत खेलो, जो आग से खेलते हैं वो जल जाते हैं। ये छोटी धमकी नहीं थी। मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी के इतिहास में किसी एक राष्ट्र प्रमुख ने दूसरे राष्ट्र प्रमुख से इस भाषा में पहली बार बात की थी। और इसके बाद में अमेरिका ने अपने शातिराना तरीके से काम करना शुरू कर दिया, शातिराना पैटर्न पे काम करना शुरू कर दिया। और उसने सबसे पहला काम ये किया कि नैन्सी पेलोसी की जो विज़िट थी ताइवान की, जिसके लिए चीन धमकी दे रहा था, उस विज़िट को उसके प्रोग्राम से गायब कर दिया ताकि दुनिया ये समझती रहे कि नैन्सी पेलोसी का आना कैंसल हो गया है और अमेरिका झुक गया है। और उसके बाद में जब मैंने इस पे वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह झुक गया, लेकिन वीडियो के अंत में मैंने आपसे ये भी कहा था कि हो सकता है कि अमेरिका धप्पा मार दे, पीछे से चुपचाप से आ जाए। इस तरह की बात की थी मैंने, आप देख लीजिएगा वीडियो निकाल के। लेकिन फ़िलहाल आइटनरी से ताइवान गायब। अब देखो आगे क्या खेल होता है। पहले की तरह जैसे सरप्राइज़ किया था, जेब में से बैनर निकाल के फैला दिया, मैंने वीडियो आपको दिखाया था, हो सकता है वैसा कुछ करें। लेकिन जो भी हो रहे थे, मैं जान रहा था कि भविष्य में इसमें क्या होने वाला है, इसीलिए मैंने पहले से इस पर वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन लोगों की रुचि उसमें थी नहीं, वीडियो पे ज़्यादा रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसे वीडियो बना रहा था जिनमें आपकी रुचि हो। तो मैंने वो वीडियो दूसरे चैनल पर बना दिया था। उसमें मैंने साफ साफ कहा था, आज एक सज्जन ने लिखा कि आपका एनालिसिस तो फेल हो गया। मैंने कहा पूरा वीडियो दोबारा पढ़ के देख लिया, दोबारा खोल के देख लीजिए।
तो अभी स्थिति यह है कि अमेरिका ने वहाँ पे बाकायदा आके इनकी धरती पे पांव रख के और चला गया है। इसमें गलती किसकी है? अभी गलती पे अगर आप जाएंगे तो इसमें मुझे गलती में ज़्यादा गलती अमेरिका की लगती है। इसलिए लगती है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, और ये बात अमेरिका भी ऑन रिकॉर्ड कहता है, संयुक्त राष्ट्र में कहता है, ये बात भारत भी ऑन रिकॉर्ड कहता है, संयुक्त राष्ट्र में कहता है, और दुनिया का हर बड़ा देश कहता है। करीब 12 के करीब छोटे छोटे देश बताए गए हैं जो दिल्ली विल्ली के साइज़ के देश हैं, इतने छोटे छोटे। वो देश ज़रूर वियतनाम ने, माफ़ कीजिएगा, ताइवान ने बटोर लिए हैं, जो उसको अलग देश की मान्यता दे रहे हैं। चीन का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि कह रहे कि स्टेटस क्यों चेंज नहीं होना चाहिए। अमेरिका ये लॉजिक दे रहा है, यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए और उसको बदलने की कोशिश ना करे चीन। चीन ने तो एक बार भी नहीं कहा है। आप खुद ही कह रहे हो वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी के तहत वो उसका हिस्सा है तो वो स्थिति क्या बदलेगा? तो वो स्थिति जो बदलने की बात हो रही है वो वन नेशन टू सिस्टम की एक थ्योरी है जो 1970 में आती है इस पूरे विवाद को ख़त्म करने के लिए। और इसको इस थ्योरी को चलन में लाने वाले जो हैं वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे माओ के बाद में। उनका नाम था डेंग शियाओपिंग। डेंग शियाओपिंग ने एक फार्मूला बनाया जिसके तहत उन्होंने वन कंट्री टू सिस्टम की नींव रखी, जिसमें उन्होंने हांगकांग को भी शामिल किया, जिसमें उन्होंने ताइवान को भी शामिल किया। और ये एक आइडिया था कि भैया चीन चीनी रहो, आपको अगर अपना प्रधानमंत्री बनाना है, अपना राष्ट्रपति बनाना है, कुछ बनाना है बना लो, लेकिन आप रहो चीन के अंदर ही। जैसे आपको याद होगा हमारे कश्मीर के अंदर कश्मीर का झंडा अलग होता था। आप कश्मीर का भारत का हिस्सा हो लेकिन एक स्वायत्तता के साथ में। उस समय समय में वहाँ के लोगों ने चाहा और धीरे धीरे करके अलग अलग समयों पे वो भारत का हिस्सा और बनता चला जा रहा है। तो ताइवान जो है वो किसका हिस्सा हो गया? वो चीन का हिस्सा हो गया। अब अगर उसका अभिन्न अंग है, जैसे कि हमारा कश्मीर अभिन्न अंग है, उसमें आके कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति आके वहाँ पे चोंच लड़ाए, हमारी संप्रभुता को चुनौती दे, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास आके उनके साथ में सामरिक गठबंधन करे और हथियारों की सप्लाई करे, तो किसको बुरा नहीं लगेगा? इसलिए चीन को बुरा लगता था। और वैसे भी नैन्सी पेलोसी का तो इतिहास ये है कि वो चीन में जब भी गई हैं चीन के खिलाफ कुछ ना कुछ करके गई हैं, कुछ नहीं तो थियानमान में जाके वो श्रद्धांजलि दे के आ गई थी। तो इस पूरी स्थिति के बीच में चीन का बुरा लगना लाजमी था और उसका ऑब्जेक्शन सही था, पहली चीज़। दूसरा, अमेरिका ने अगर उस ऑब्जेक्शन के बीच में नैन्सी पेलोसी को भेजा तो ये सीधे सीधे पंगे लेने वाली बात थी। लेकिन मैं एक तरह से अमेरिका को सही कहूँगा, क्योंकि आन शान की बात हो गई थी। अगर उसके राष्ट्रपति को कह दिया कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो घुस के दिखाओ, ये कह दिया कि जो आग से खेलोगे तो जल जाओगे, तो भाई वो खेल के आग से दिखाएगा ना। शी जिनपिंग को कम से कम कुछ डिप्लोमेटिक भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए थी। अब वो घुस गया। अब बेइज्जती किसकी हो रही है? चीन की हो रही है। अब अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए चीन क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। चीन के पास में जो विकल्प हैं वो ये है। अब ये अगर तुम कह रहे हो कि ताइवान हमारा देश है तो अपने ही देश पे बम तो गिरा नहीं लोगे। हालांकि चीन बम गिरा सकता है, वो एक वजह से लगता है, इस वजह से लगता है कि जो टोटल ताइवान की आबादी है, ताइपेई में इतने बंकर बनाए गए हैं कि पूरी जनता उसके अंदर छिप जाए। यानी जनता को खतरा नहीं होगा अगर चीन हमला करता है तो भी। इस ग्राउंड पे हो सकता है कि चीन हमला करे, और हमला करेगा तो चीन के लिए यूक्रेन के मुकाबले तो आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा है वो, इसलिए यूक्रेन का भूभाग उससे 10 गुना बड़ा है। लेकिन थोड़ा नुकसान तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास भी हवाई जहाज़ है, उसके पास भी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिका ने उसको हथियार दिए हुए हैं, पहली चीज़। दूसरा मसला ये है कि क्या अमेरिका उसके पास साथ देने के लिए आएगा? ये अपने आप में सोचने वाला सवाल है।
तो अमेरिका अगर साथ देने आता है तो जो उसने 5-6 समुद्री जहाज़ वहाँ पे खड़े कर दिए हैं, उससे तो लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी केवल। तो उसको 7 समंदर पार से अमेरिका को पूरी धरती करीब करीब पार करके ताइवान के साथ लड़ने के लिए आना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। क्योंकि पहले भी अमेरिका का एक विमान समुद्र में गिर गया था, तो वो विमान निकालने के लिए भी नहीं आ पाए थे। उससे पहले चाइना के गोताखोर उस विमान को खोजने में जुट गए थे, मैंने आपको वीडियो में बताया था। दूसरी बात यह है कि कुल 160 किलोमीटर दूर है, यानी वो एक शॉर्टीज भर के उनके विमान भी आसानी से जा सकते हैं, छोटी दूरी की मिसाइल से काम कर सकते हैं, बहुत दूर नहीं है ताइवान। तीसरी चीज़ ये है कि वो बात अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि जापान से मदद आ जाएगी, जापान वहाँ से 110 किलोमीटर के आसपास है, तो भैया जापान से कैसे मदद आ जाएगी? जापान के पास तो हथियार ही नहीं है। जापान ने तो अपने हथियार बनाए नहीं, परमाणु हथियार है ही नहीं। शिंजो आबे यही तो कह रहे थे कि जापान को हथियार बनाना चाहिए। और इधर क्या है कि यहाँ लड़ने जब अमेरिका आएगा, अमेरिका की समस्या ये है कि वो उतनी दूर से यहाँ एक तो हमला करने के लिए फ़ौज लेके आएगा, आधी धरती पार करके, और यहाँ उसके 3 सबसे बड़े दुश्मन और पावरफुल दुश्मन साथ साथ बैठे हुए हैं। उत्तर कोरिया भी कोई बहुत दूर नहीं है, परमाणु हथियारों से लैस है। रूस वहीं पे बैठा हुआ, तो खार खाए बैठा हुआ है। और चीन, तीनों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिसको रोकने का सिस्टम भी अमेरिका के पास नहीं है। इसलिए इस लड़ाई में अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो किसी युद्ध में पड़े। मतलब काफ़ी हद तक लगता है कि वो ताइवान को छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें लगता है कि वो ताइवान के साथ लड़ भी सकता है। वो परिस्थिति ये है कि ताइवान के मामले में उसको पंचों की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। नाटो का मामला नहीं है कि सारे के सारे नाटो से मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि मामला यूरोप का नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक का मामला नहीं है, ये एशिया का मामला है। तो इसलिए यहाँ पे अमेरिका के पास में वो बंधन नहीं है, उसको अकेले फैसला लेना, अगर वो लेना चाहे तो ले भी सकता है। तो इसलिए ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अमेरिका अगर चाहे तो हिस्सा नहीं ले पाएगा। लेकिन हवाई जहाज में नेता को बैठ के भेजना और वहाँ से वापस चले जाना एक अलग बात है, और वहाँ अमेरिका से फ़ौज लेके आना और युद्ध लड़ना एक अलग बात है। और आसपास कोई ऐसा बड़ा सैनिक अड्डा अमेरिका का है नहीं जो चीन का मुकाबला कर सके। एक और कारण है, वो है आर्थिक कारण, जिसके कारण अब दोनों ही पार्टियां कोशिश करेंगे कि थोड़ी नाक बच जाए और बात ख़त्म हो। नाक किसकी? चीन की, जो कट गई। कटने के बाद जुड़ जाए, समझ लीजिए आप। क्योंकि स्थिति जो है वो ये है कि अब अगर अमेरिका के आर्थिक हालत आपको पता है, भयंकर मंदी से जूझ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, फेड को बार बार ब्याज बढ़ाना पड़ रहा है, तब भी महंगाई काबू में नहीं आ रही है, नौकरियां जा रही हैं, आईटी सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं। जिन कंपनियों का कभी घाटा नहीं हुआ, उन कंपनियों के मुनाफे पे ब्रेक लग गया है। मेटा जैसी कंपनी जो फेसबुक वाली है, ट्विटर, इन सब की हालत ख़राब है। और यहाँ तक ये है कि पूरे आईटी सेक्टर में जॉब जा रहे हैं। 8 बजे वाला वीडियो देख लीजिएगा दूसरे चैनल पे। उस ख़राब आर्थिक हालत के बीच में अमेरिका अगर नया पंगा लेता है, वो भी उससे जो फैक्ट्री है, जहाँ से सप्लाई चेन का जो मुख्य पॉइंट है, जहाँ से ज़्यादातर रसद, ज़्यादातर चीज़ें, टेक्नोलॉजी आती है, उस चीन से अमेरिका पंगा कैसे ले लेगा। लेकिन यही एक कारण है जिसके कारण पंगा हो भी सकता है। क्योंकि इस वक्त जिस तरह की दुर्दशा अमेरिका की हो रही है, उसमें नाक बचाने के लिए जो बाइडेन कुछ भी कर सकते हैं। 3 बार पहले से मर चुके अल जवाहिरी को मार ही दिया, आप सबने देखा। और यहाँ नैन्सी पेलोसी को उतार ही दिया था कि किसी तरह से अमेरिका का जलवा कायम रहे, वरना वहाँ पे लोग बाइडेन के नाम से बस उनको मौका मिल जाए तो आज चुनाव हरा दें। लेकिन इसके विपरीत यही समान परिस्थितियाँ चीन में भी हैं, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस बात से लेकर शी जिनपिंग से बहुत खुश नहीं है कि उन्होंने जो नीतियों में बदलाव किया उसके कारण वहाँ का बैंकिंग सिस्टम लड़खड़ा गया, अनावश्यक लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी गड़बड़ाई और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके लड़ते हैं
तो अंदर की समस्याओं से ध्यान बटाने में कामयाब होंगे। इसलिए एक फैक्टर ये भी है कि युद्ध हो सकता है। यानी आप सारा का सारा एनालिसिस करें तो कभी आपको इधर लगता है, कभी उधर लगता है। कभी लगता है कि अमेरिका लड़ेगा, कभी लगता है नहीं लड़ेगा, कभी लगता है चीन लड़ेगा, कभी लगता है नहीं लड़ेगा। और इन पूरी परिस्थितियों के बीच में आपके पास और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता, इंतज़ार करें। इसलिए दुनिया में आप कितने भी बड़े एनालिस्ट हों, कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। इस बार बच गई हमारी चूक। हालांकि कुछ लोगों ने लिखा उसमें कि आपका एनालिसिस गलत हो गया, लेकिन मैंने कहा भैया वीडियो दोबारा देख लो, कहीं गलत नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो उसको सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप धनराशि दे सकते हैं, 1 रुपये से अधिक, जो भी आप चाहें। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसकी भी मदद ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें, फेसबुक पे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।